ओके, तो आज हम देखने वाले हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया का पार्ट 4। सो पार्ट 1, 2, 3 में हमने बहुत से कार्नाटिक वार्स, इंडियन ट्रेड विथ यूरोपियन कंट्रीज़, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आप सब कहूँगा कि वो आप पहले देख कर आ जाइए। ओके, सो ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, आज का ये टॉपिक है। सो ब्रिटिश ने साउथ इंडिया पर तो अपना अधिकार जमा लिया था, ये हमने देख लिया था कार्नाटिक वार्स के सेशन में। सो अब साउथ इंडिया पर रूल पाने के बाद ब्रिटिश बंगाल प्रोविंस को अपने अंडर लेने के लिए कोशिश कर रही थी। सिर्फ बंगाल ही क्यों, क्योंकि उस वक्त बंगाल डेवलपिंग नेशन था। ओके, आई मीन डेवलपिंग नेशन नहीं, एक डेवलपिंग प्रोविंस था। ओके, इसमें बहुत ही जल्दी रैपिड डेवलपमेंट्स हो रहे थे इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्स और इंडस्ट्री। इन तीनों क्षेत्रों में बहुत ही हाई डेवलपमेंट्स हो रहे थे और बंगाल प्रोविंस रिच बन रहा था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र इस बंगाल प्रोविंस पर पड़ी। सो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मुग़ल रूलर फ़रूख सियार ने दस्तक नामक एक लाइसेंस दिया। दस्तक यानी एक लाइसेंस है। सो ये दस्तक जो है, इसके अनुसार ब्रिटिश इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी कर सकती थी विदाउट पेइंग टैक्स। ओके, बिना टैक्स भरे वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकती थी। ओके, लेकिन ब्रिटिश ने इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। इसीलिए बंगाल प्रोविंस वालों को लॉस होना शुरू हो गया। ओके, क्योंकि वो टैक्स नहीं पे कर रहे थे तो बंगाल प्रोविंस को लॉस होने लगा था। ओके, सो इसीलिए इसका अपोज नवाब ऑफ बंगाल्स करने लगे। सो नवाब ऑफ बंगाल जैसे कि मुर्शद अली से लेकर अलीवर्दी खान तक, इन्होंने इस मिसयूज़ का अपोज़ किया। ओके, मुर्शद अली ये नवाब ऑफ बंगाल थे। इनके मृत्यु के बाद अलीवर्दी खान ये नवाब ऑफ बंगाल बने और दोनों ने ही मिसयूज़ का अपोज़ किया था। ओके, इसके कारण नवाब ऑफ बंगाल और कंपनी के बीच में झगड़े हुए और यही झगड़े इंडियन हिस्ट्री में बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बुक्सर के नाम से जानते हैं हम। सो क्या है बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बुक्सर, तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब मुर्शद अली के बाद अलीवर्दी खान रूल कर रहे थे बंगाल को, लेकिन अब देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद अलीवर्दी खान एक्चुअली 1756 में मर गए थे। उनके ग्रैंडसन यानी पोते, बेटे का बेटे, ओके, सिराजुद्दौला अब नवाब ऑफ बंगाल बन गए। सो बैटल ऑफ प्लासी जो है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में 1757 में हुई थी। ओके, सो क्या रीज़न्स थे कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में झगड़े हुए? सो 3 रीज़न्स थे मेनली। वो है मिसयूज़ ऑफ दस्तक्स, मेंडिंग ऑफ फोर्ट विदाउट परमिशन और ब्लैक रूम ट्रेजेडी। ये क्या है? ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, दस्तक्स का मिसयूज़ कर रहे थे ब्रिटिश, ये हमने देख लिया है। सो इसके कारण सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आया। उसने ब्रिटिश ऑफिसर्स को इसके मिसयूज़ के बारे में बताया और उन्हें मिसयूज़ ना करने के लिए कहा, पर वो नहीं माने। ब्रिटिश इसका लगातार मिसयूज़ कर रही थी इस दस्तक का, और सब कुछ फ्री ट्रेड कर रही थी, और इसी के कारण सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आया क्योंकि बंगाल प्रोविंस के को लॉस हो रहा था इससे। तो ये पहला रीज़न था कि क्यों बैटल ऑफ प्लासी हुआ। सो मिसयूज़ ऑफ दस्तक्स, यानी ब्रिटिश ने दस्तक का मिसयूज़ किया। दस्तक यानी वो लाइसेंस जिससे वो फ्री में ट्रेड कर सकते थे विदाउट पेइंग एनी टैक्स। इसकी वजह से सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आया और क्योंकि उसे लॉस हो रहा था। ओके, इट वॉज कॉजिंग लॉस टू दैम। ओके, इसके कारण सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आया। और नेक्स्ट रीज़न देखिए, मेंडिंग ऑफ फोर्ट विदाउट परमिशन। सो बिना परमिशन के मेंडिंग यानी रिपेयर, मेंडिंग मीन्स रिपेयर। एक मिनट,
ओके हाँ। सो मेंडिंग का मीनिंग आपको पता चल गया। मेंडिंग यानी रिपेयर। ओके। सो उन्होंने फोर्ट विलियम यानी फोर्ट ऑफ कलकत्ता, फोर्ट विलियम इज़ नथिंग बट फोर्ट ऑफ कलकत्ता, जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में कवर किया हुआ है। सो इस फोर्ट को उन्होंने रिपेयर करवाया, वो भी सिराजुद्दौला के परमिशन के बगैर। ओके। सो कुछ हानि पहुंची थी उनकी फोर्ट को, शायद कुछ पत्थर टूट गए थे या फिर कुछ रिपेयर करवाना था फोर्ट को, तो वो उन्होंने विदाउट परमिशन ऑफ सिराजुद्दौला कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने फोर्ट में कैनन्स भी बिठवाए थे, यानी फोर्ट ऑफ कलकत्ता विलियम फोर्ट में उन्होंने कैनन्स फिट करवाए। सो ये कैनन्स क्या होता है ना, मैं आपने कई ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ इस तरह होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ होता है और यहाँ पर एक ये होता है। अगर यहाँ से उसे जलाएंगे ना तो ये जल कर सॉरी हाँ सो ओके, अगर हम यहाँ से जलाएंगे तो ये जलता हुआ इधर एक गोला होगा, बॉम्ब जो बाहर आएगा। इस प्रकार अटैक करते थे पहले। इस वेपन को हम कहते हैं कैनन्स। ओके, CANAN कैनन। ओके, दिस इक्विपमेंट या इज कॉल्ड एज कैनन। ओके। सो ब्रिटिश ने फोर्ट में कैनन्स बिठवाए विदाउट परमिशन ऑफ सिराजुद्दौला। तो इसीलिए सिराजुद्दौला ने ऑर्डर दिया कि कैनन्स को फ़ौरन रिमूव कर दे, यानी कि फोर्ट से निकाल दिया जाए कैनन्स को। लेकिन ब्रिटिश ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इससे सिराजुद्दौला को और गुस्सा आया। और अब देखते हैं थर्ड रीज़न, दैट इज़ ब्लैक रूम ट्रेजेडी। देखिए, फोर्ट विलियम को सिराजुद्दौला ने कैप्चर कर लिया। ओके, फोर्ट विलियम इज़ नथिंग बट फोर्ट ऑफ कलकत्ता। फोर्ट विलियम को सिराजुद्दौला ने कैप्चर कर लिया और उन्होंने बंदी बना लिया ब्रिटिश को, और अपने महल में एक कमरे में, ओके, एक कमरे में, ओके, ये एक कमरा है, इसमें ब्रिटिशर्स को कैदी बनाया गया। ये सब ब्रिटिशर्स हैं। ओके, टोटल 146 ब्रिटिशर्स को उन्होंने कैदी बनाया और एक डार्क छोटे एक पूरे अंधेरे रूम में उन्हें बंद कर दिया गया। तो उनमें से 146 में से 123 तो मर गए। इसे हम कहते हैं ब्लैक रूम ट्रेजेडी या ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो देखते हैं क्या कहता है। देखिए, सिराजुद्दौला ने कॉन्कर किया फोर्ट विलियम को और जेल में डाल दिया, यानी अपने किले में एक अंधेरे रूम में रख दिया 146 ब्रिटिश मैन को। ओके, सो उसमें से 123 तो मर गए। इसको हम कहते हैं ब्लैक रूम ट्रेजेडी या ब्लैक होल ट्रेजेडी। सो इसके कारण रॉबर्ट क्लाइव को बहुत गुस्सा आया। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन किया है। आपने अगर नहीं देखा है तो मैं आपको कहूँगा कि वो आप पहले देख आइए। सो इसके कारण रॉबर्ट क्लाइव को बहुत गुस्सा आया और वो बंगाल चला आया एक ह्यूज आर्मी के साथ। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ही चालाकी से मानिकचंद, ओमीचंद और जगत सेठ, ये सभी अमीर आदमी थे जो बंगाल में रहते थे। सो इन सभी को लालच दिखाकर अपनी टीम में कर लिया रॉबर्ट क्लाइव ने। ओके, कौन कौन? मानिकचंद, ओमीचंद, जगत सेठ और कुछ दूसरे भी रिच यानी अमीर आदमियों को रॉबर्ट क्लाइव ने अपने टीम में कर लिया। और इतना ही नहीं, उसने मीर जाफ़र ही इज़ इम्पॉर्टेंट। मीर जाफ़र थे मिलिट्री हेड ऑफ सिराजुद्दौला, ओके, मीर जाफ़र को भी अपनी टीम में कर लिया था इन्होंने, ये लालच दिखाकर कि
हम सिराजुद्दौला को मारने के बाद आपको ही नवाब ऑफ बंगाल बनाएंगे। इस नवाब ऑफ बंगाल की लालच में मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और ब्रिटिश के कहने के अनुसार उसने युद्ध में उसका साथ नहीं दिया, बैटल में उसका साथ नहीं दिया और चुपचाप खड़ा रहा। देखिए, मीर जाफ़र जो मिलिट्री हेड थे सिराजुद्दौला के, उसको स्टे न्यूट्रल यानी कुछ नहीं करने को कहा युद्ध में। तो इसी ऐसा ही हुआ क्योंकि उसे नवाब ऑफ बंगाल के पोस्ट का लालच दिखाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने पहले अमीर आदमी जैसे मानिकचंद, ओमिचंद और जगत सेठ को अपने टीम में कर लिया। उसके बाद उसने मीर जाफ़र जो मिलिट्री हेड था सिराजुद्दौला को, उसको भी अपने टीम में कर कर कहा कि कुछ ना करे फाइट में। नवाब ऑफ बंगाल के लालच में मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और युद्ध में उसका साथ नहीं दिया। और ये सब करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने एक वार कर दिया 1757 में सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। इस वार में सिराजुद्दौला बैटलफील्ड यानी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पकड़े जाते हैं और आखिर में मारे जाते हैं। सिराजुद्दौला ट्राई करते हैं कि वो एस्केप करे बैटलफील्ड से, लेकिन वो पकड़े जाते हैं और एट लास्ट मारे जाते हैं। इससे आउटकम्स क्या क्या हुआ। ये जो फाइट हुआ ना सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में, इसी को हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। उसके रीजंस हमने देख लिए थे ऑलरेडी। वो है मिसयूज़ ऑफ दस्तक के मिसयूज़ के कारण सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आया, और मेंडिंग ऑफ फोर्ट विदाउट परमिशन फोर्ट विलियम को उन्होंने रिपेयर कराया। और इतना ही नहीं बल्कि कैनन्स जो कुछ इस प्रकार के होते हैं, इसको भी उन्होंने फोर्ट में डलवा दिया, वो भी सिराजुद्दौला के परमिशन के बिना। और जब सिराजुद्दौला ने उन्हें हटाने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इससे उन्हें और गुस्सा आया। ब्लैक रूम ट्रेजेडी में हमने ये देखा कि सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को कॉन्कर किया और 146 ब्रिटिश को अपने महल में एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। उसमें से 123 मर जाते हैं। इसी को हम कहते हैं ब्लैक रूम ट्रेजेडी या ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसके कारण रॉबर्ट क्लाइव को गुस्सा आता है और उसने पहले ही मानिकचंद, ओमिचंद और जगत सेठ जैसे अमीर आदमियों को अपने टीम में कर लिया ताकि उनके पैसों का सपोर्ट सिराजुद्दौला को ना मिल सके। इतना ही नहीं, उन्होंने मीर जाफ़र जो मिलिट्री हेड थे सिराजुद्दौला के, उनको भी अपने टीम में कर लिया, ये लालच दिखाकर कि उनको नवाब बनाएंगे। और 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में वार हुआ जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। इस वार में ब्रिटिश जीत जाती है। सिराजुद्दौला भागने की कोशिश करते हैं परंतु वो पकड़े जाते हैं और ब्रिटिश उन्हें मार देती है। देखते हैं कि क्या आउटकम आया इस वार से। इस वार से इमोरालिटी निकल कर आती है। मोरालिटी यानी कुछ सीखने जैसा, अच्छे गुण। लेकिन इस वार में कुछ बुरे गुण सामने आते हैं इंडियंस के। वो है लैक ऑफ यूनिटी और ग्रीड ऑफ इंडियन बिजनेसमैन। हम इस वार से साफ देख सकते हैं कि इंडियंस के बीच में यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी। अगर यूनिटी होती तो मीर जाफ़र और वो सब रिच लोकल्स अपने राजा को छोड़कर नहीं जाते थे, लेकिन वो यूनिटी अच्छे नहीं होने के कारण उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया। लैक ऑफ यूनिटी। और इतना ही नहीं, ग्रीड ऑफ इंडियन बिजनेसमैन। ग्रीड यानी लालच। ग्रीड यानी लालच। इंडियन बिजनेसमैन का लालच भी इस वार से सामने आता है। हमने देखा किस प्रकार फेमस बिजनेसमैन जैसे जगत सेठ, ओमीचंद, मानिकचंद, इन सभी ने ब्रिटिश का साथ दिया लालच में आकर। पैसों की लालच में। या फिर मीर जाफ़र ने
नवाब बनने के लालच में। तो लालची होते हैं इंडियंस, ये भी इस बार ने दिखा दिया। और लैक ऑफ यूनिटी यानी नहीं होना, यूनिटी नहीं है इंडियंस के बीच में, ये भी इस बार से सामने आता है और इमोरालिटी सामने आती है। इसके बाद देखिए मीर जाफ़र जो है वो नवाब ऑफ बंगाल बन जाते हैं। ब्रिटिश ने कहा था कि मीर जाफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बनाएंगे, उन्होंने वैसा ही किया, मीर जाफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बनाया। और कंपनी ने एक्सक्लूसिव राइट गेन कर दिए, ओके, टू ट्रेड इन बंगाल में ट्रेड करने के लिए उनको इंक्लूसिव यानी क्या आप समझ सकते हैं, इंक्लूडिंग यानी जो इंक्लूड होने चाहिए वो राइट्स मिल, लेकिन एक्सक्लूसिव यानी जो राइट्स उन्हें नहीं मिलने चाहिए थे वो भी उन्हें मिल गए, क्योंकि मीर जाफ़र तो अब ब्रिटिश के कठपुतली जैसे काम कर रहे थे। ब्रिटिश जो कहते थे मीर जाफ़र वही करता था, ओके। सो इसके कारण कंपनी को जो चाहिए वो राइट्स मिल गए ट्रेड करने के लिए बंगाल में, ओके। इतना ही नहीं, मीर जाफ़र को उल्टा 17 करोड़ 70 लाख रुपीस देना पड़ा ब्रिटिश को। यहाँ पर सिराजुद्दौला मिसप्रिंट हुआ है, ये है ब्रिटिश, ओके, ब्रिटिश, ओके। सो मीर जाफ़र को उल्टा ब्रिटिश को 17 करोड़ 70 लाख रुपीस देने पड़े। क्यों? क्योंकि इस बार में फोर्ट विलियम को कुछ डैमेज हुआ था, उसके रिपेयर के लिए, उसके खर्चे उठाने के लिए मीर जाफ़र को ब्रिटिश को 17 करोड़ 70 लाख रुपीस देना पड़ा। मीर जाफ़र अब शिकार बन गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ओके। ब्रिटिश के इसी लालचीपन ने मीर जाफ़र से हर बार पैसे मांगा, लेकिन मीर जाफ़र देते ही गया। लेकिन ब्रिटिश वालों ने हार नहीं मानी, वो बार बार और पैसे मांग रहे थे। अब एक समय आया जब मीर जाफ़र के पास ब्रिटिश को पे करने के लिए उतने पैसे नहीं थे। इससे जब ब्रिटिश वालों ने पैसे मांगा और मीर जाफ़र ने मना कर दिया, तब उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मीर जाफ़र को एक अच्छा राजा नहीं माना। इसलिए मीर जाफ़र को हटाकर उन्होंने उनके भांजे मीर कासिम को नया नवाब बनाया। मीर कासिम के मामा है मीर जाफ़र, यानी मीर जाफ़र के भांजे हैं मीर कासिम, इनको नया नवाब बनाया, ओके। सो नेक्स्ट बैटल ऑफ बुक्सर जो 1764 में हुआ था, ये देखते हैं। अब देखिए मीर कासिम अब राजा बन गए थे बंगाल के। सो ये स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति लॉयल थे, यानी वफ़ादार थे, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने 2 लाख पाउंड्स रुपीस भी दिए स्टार्टिंग में, और कुछ प्लेसेस भी दिए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिया, यानी स्वतंत्र राजा। वो कह रहे थे कि मैं ब्रिटिश के कठपुतली की तरह काम नहीं करूँगा, मैं स्वतंत्र राजा बन गया हूँ बोलकर घोषित कर देते हैं। और उन्होंने दस्तक के मिसयूज़ को भी देखा था जो ब्रिटिश अभी तक करते आ रहे थे। सो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्यूटी फ्री बिज़नेस घोषित कर दिया बंगाल में, यानी कि सभी लोग अब बिना टैक्स पे किए बिज़नेस कर सकते थे। इसके कारण ब्रिटिश को कंपटीशन सफ़र करना पड़ा और इस कंपटीशन में ब्रिटिश को लॉस हो रहा था, ओके। सो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मीर कासिम सही नहीं है हमारे लिए, हमारे फ़ायदे के लिए। इसीलिए ब्रिटिश ने मीर कासिम को फिर से हटाकर मीर जाफ़र को फिर से राजा बना दिया, मीर जाफ़र को। लेकिन मीर कासिम को अब ब्रिटिश का पूरा शातिर आइडिया समझ में आ गया था। मीर कासिम को पूरा मालूम हो गया था कि ब्रिटिश कितने कपटी थे, वो कैसे इंडियंस के साथ चीट कर रहे थे, ये सब मीर कासिम को मालूम हो गया था। इसीलिए वो वार करने के लिए तैयारी करने लगे। वो सबसे पहले इंडियन मर्चेंट्स से सपोर्ट मांगते हैं और कई इंडियन आर्टिस्ट से भी सपोर्ट मांगते हैं।
मीर कासिम बहुत से अग्रीमेंट्स करते हैं मुग़ल रूलर शाह आलम सेकेंड और नवाब ऑफ अवध के साथ। ओके, सो किन किन राजाओं के साथ एग्रीमेंट करते हैं ये आपको याद होना पड़ेगा। मुग़ल के रूलर शाह आलम सेकेंड और नवाब ऑफ अवध, यानी अवध एक प्लेस है, उसके नवाब शुजाउद्दौला। याद रखिए, सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला दोनों अलग हैं। नवाब ऑफ अवध इज़ शुजाउद्दौला और नवाब ऑफ बंगाल जो थे इन द बैटल ऑफ प्लासी वो है सिराजुद्दौला। ओके, सो मीर कासिम सबसे पहले इंडियन मर्चेंट्स और आर्टिस्ट्स के साथ सपोर्ट मांगते हैं और उसके बाद वो अग्रीमेंट्स करते हैं मुग़ल रूलर शाह आलम सेकेंड और नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला के साथ। इन दोनों का सपोर्ट भी उसे मिल जाता है और साथ ही इंडियन मर्चेंट्स और आर्टिस्ट का भी उन्हें सपोर्ट मिल जाता है। सो मीर कासिम इन सभी को लेकर फाइट करते हैं ब्रिटिश के ख़िलाफ़। सो उन्होंने एक वार बोल दिया ब्रिटिश के ख़िलाफ़ इन द ईयर 1764, जिसे हम बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। उस वक्त ब्रिटिश के मिलिट्री हेड हेक्टर मुनरो थे। ओके, हेक्टर मुनरो। सो मीर कासिम को इस वार में हारना पड़ा। ओके, क्योंकि ब्रिटिश बहुत पावरफुल थी उस वक्त। ओके, हेक्टर मुनरो एक पावरफुल हेड थे मिलिट्री के, तो मीर कासिम को डिफ़ीट होना पड़ा इस वार में और फाइनली मीर कासिम भाग गया युद्ध का मैदान छोड़कर। अब शाह आलम सेकेंड ने तो सरेंडर कर दिया। शाह आलम सेकेंड यानी कि मुग़ल रूलर शाह आलम सेकेंड, जिनका सपोर्ट इन्होंने मांगा था मीर कासिम ने। सो शाह आलम सेकेंड ने सरेंडर कर दिया और ब्रिटिश द एफर्ट्स ऑफ कंबाइंड फोर्सेस टू स्टॉप ब्रिटिश फेल्ड मिजरेबली, यानी कि ब्रिटिश को रोकने का ये कोशिश फेल हो गया। तो आप समझ गए होंगे बैटल ऑफ बक्सर। देखिए, हमने प्रीवियसली देखा था कि मीर जाफ़र एक एफिशिएंट रूलर नहीं है बोलकर उसके नेफ्यू यानी भांजे मीर कासिम को एडमिनिस्ट्रेशन पर लाया गया। लेकिन मीर कासिम ने स्टार्टिंग में वफादारी दिखाते हुए 2 लाख पाउंड्स और कुछ जगह भी दिए ब्रिटिश को, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर सभी को फ्री बिजनेस करने के लिए अधिकार दे दिया बंगाल में। इससे ब्रिटिश को कंपटीशन करना पड़ा और उन्हें लॉस होने लगा। इसलिए उन्होंने मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफ़र को राजा बनाया। लेकिन मीर कासिम को अब ब्रिटिश की चालें मालूम हो गई थी। ओके, सो इसलिए उसने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ वार करने के लिए सबसे पहले इंडियन मर्चेंट्स, आर्टिस्ट और मुग़ल रूलर शाह आलम सेकेंड और नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला के साथ एग्रीमेंट्स किए और उनको अपने टीम में ले लिया। फाइनली उसने 1764 में ब्रिटिश के ख़िलाफ़ वार कर दिया और उस वक्त मिलिट्री हेड ब्रिटिश के हेक्टर मुनरो थे और इस फाइट में मीर कासिम हार गए और वो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। शाह आलम सेकेंड ने तो सरेंडर कर दिया और ये कोशिश भी नाकामयाब हो गई ब्रिटिश को हराने में। सो इसके आउटकम्स देखते हैं अब हम। आउटकम्स, शाह आलम सेकेंड अकॉर्डेड दीवानी राइट्स ओवर बंगाल टू ब्रिटिश। सो शाह आलम सेकेंड ने दीवानी राइट्स दे दिए ब्रिटिश को, सिर्फ किस रीजन में? बंगाल में। ओके, यानी ये दीवानी राइट्स क्या है ना? सो मैं आपको बताता हूँ ये दीवानी राइट्स क्या है। देखिए यहाँ पर, दीवानी राइट इज़ द राइट टू कलेक्ट लैंड टैक्स, यानी लैंड टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार, यही है दीवानी राइट्स। सो शाह आलम सेकेंड ने बंगाल में लैंड टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया ब्रिटिश को, यानी ब्रिटिश अब लैंड टैक्स ले सकती थी बंगाल के लोगों से। ये शाह आलम सेकेंड ने उसे परमिशन दिया। और उसके बाद नेक्स्ट, शाह आलम सेकेंड गेव अवे ऑल द राइट्स ओवर बंगाल टू ब्रिटिश फॉर एनुअल। देखिए, शाह आलम सेकेंड ने ब्रिटिश को सभी अधिकार दे दिए बंगाल पर, यानी ऐसा समझ लीजिए कि पूरा बंगाल उनके हाथ में दे दिया, लेकिन ऐसा समझिए कि किराए पर, यानी कि 26 लाख रुपीज़ पे करना पड़ता था उन्हें हर साल ब्रिटिश को, अगर वो बंगाल पर रूल करना चाहते हैं। ओके, तो उन्हें सभी राइट्स मिल गए थे बंगाल पर, यानी वो कुछ भी कर सकते थे बंगाल में, लेकिन उन्हें फ़ी के पे करना था 26 लाख रुपीज़ पर ईयर। ओके,
इसके बाद नवाब ऑफ अवध यानी शुजाउद्दौला, इनको 50 लाख रुपीस पे करना पड़ा एज ए फ़ाइन। ये फ़ाइन इसलिए क्योंकि उन्होंने कंपनी के खिलाफ वार में उनका सपोर्ट दिया। कंपनी के खिलाफ वार करने के लिए उन्हें फ़ाइन भरना पड़ा 50 लाख रुपीस का शुजाउद्दौला को। और मीर जाफ़र के मरने के बाद, क्योंकि मीर कासिम के बाद मीर जाफ़र को बनाया गया था, तो मीर जाफ़र के मृत्यु के बाद यानी मीर जाफ़र मर जाने के बाद कंपनी ने उनके बेटे को पेंशन दिया। ओके, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने ले अपने अधिकार में ले लिया बंगाल का। ओके, बंगाल प्रोविंस का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अब ब्रिटिश के हाथों में था। ओके, सो एक बार आउटकम्स देख लेते हैं। देखिए, शालाम सेकंड ने दीवानी राइट्स दे दिए बंगाल पर, यानी कि बंगाल में लैंड टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार ब्रिटिश को मिल गया। ये शालाम सेकंड ने उन्हें दिया था। और शालाम सेकंड ने सभी राइट दे दिए बंगाल पर, यानी अब वो बंगाल पर कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें 26 लाख रुपीस देना पड़ता था पर ईयर ब्रिटिश को। ओके, यानी कि ब्रिटिश को 26 लाख रुपीस देना पड़ता था पर ईयर, ताकि वो बंगाल पर अपना रूल कर सके। और नवाब ऑफ अवध यानी शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपीस फ़ाइन के रूप में भरना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ वार किया। और इतना ही नहीं, मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ने उनके बेटे को पेंशन दिया और बंगाल का अधिकार अपने अंडर ले लिया। सो देखते हैं। हाँ, बैटल ऑफ बुक्सर, ओके, मेड द ब्रिटिश रियल होल्डर्स ऑफ पावर। ओके, सो बैटल ऑफ बुक्सर के बाद ब्रिटिश को बिहार, बंगाल और ओडिशा, इन तीनों राज्यों पर अधिकार मिल गया, रूल करने का पावर मिल गया। ओके, रूलिंग पावर उन्हें मिल गया। किन किन जगहों पर? बिहार, बंगाल और ओडिशा, इन तीनों जगह पर बैटल ऑफ बुक्सर के बाद वो रूल कर सकते थे। ओके, सो बैटल ऑफ बुक्सर के बाद वो रियल होल्डर बन गए थे बिहार, बंगाल और ओडिशा के। और इतना ही नहीं, अवध यानी अवध के राजा जो शुजाउद्दौला थे, वो अवध प्लेस यानी अवध जगह, वो भी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। ओके, और उसके बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल गवर्नमेंट का इंट्रोड्यूस किया। ये ड्यूअल गवर्नमेंट क्या है ना? सो देखिए, इसके अनुसार ब्रिटिश को लैंड टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार था, और नवाब ऑफ बंगाल यानी ब्रिटिश खुद नवाब नहीं बन रही थी, उन्होंने मीर जाफ़र के बेटे को पेंशन देकर, इतना ही नहीं, उसको राजा भी बनाया था मीर जाफ़र के बेटे को। ओके, सो इधर ब्रिटिश लैंड टैक्स कलेक्ट करती थी और उधर नवाब एडमिनिस्ट्रेशन में यानी न्याय करने का, प्रजा की समस्याओं को सुलझाने का, ये सब नवाब का काम था। और पैसे कलेक्ट करने का, लैंड टैक्स कलेक्ट करने का, ये सब ब्रिटिश के अंडर में था। ओके, सो इस प्रकार दो गवर्नमेंट यानी ड्यूअल गवर्नमेंट, यानी कि राज्य को दो लोग चला रहे थे, ब्रिटिश और एक राजा। राजा सिर्फ अपने कोर्ट में आए हुए, यानी कि अपने जो जगह होते हैं, यानी कि अपने दरबार में आए हुए समस्याओं को सुलझाना, बस इतना ही काम था। यानी कि वो सिर्फ न्याय करना, इतना ही उनका राइट में था। बाकी के सभी लैंड टैक्स कलेक्ट करने का, मनी कलेक्ट करने का, ये सब ब्रिटिश के हाथों में था। ओके, और नवाब के हाथ में था सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, लाइक जैसे कि जस्टिस करना और बाकी सब जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। इस प्रकार ब्रिटिश ने इंडिया के और थोड़े पार्ट्स पर अपना रूल जमा लिया, और अपने बिजनेस को भी उन्होंने थोड़ा वाइड कर दिया, यानी बढ़ा दिया। और तो हमने देखा कि पहले ब्रिटिश ने सिर्फ साउथ इंडिया पर ही अपना रूल जमाया था, लेकिन अब उन्होंने धीरे धीरे कर बंगाल, बिहार, उड़ीसा,
इन रीजन्स को भी आपने अंडर में कर लिया। सो यहाँ पर देखिए नोटिस है, देखिए हमने पढ़ा था कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी, यानी कि 31 दिसंबर 1600 में। और 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी नेदरलैंड मैंने कहा था ये डच वाले लोग होते हैं, ओके। सो नेदरलैंड में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था 1602 में, ये भी हमने पढ़ा था। 1619 में मुग़ल एम्परर जहांगीर ने उन्हें सूरत में अपना पहला issued royal character allowing the British to conduct trade in Surat on the west coast of and in Hooghly on the east coast, okay। So 1619 में उन्होंने जहांगीर ने ब्रिटिश वालों को सबसे पहले सूरत में अपना वेयर हाउस निर्माण करने के लिए परमिशन दी थी, और इतना ही नहीं बल्कि वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट के हुगली पर भी वेयर हाउस बनाने का परमिशन मिल गया था। 1639 में इंग्लिश ने अपना पहला वेयर हाउस निर्माण किया सूरत में, ओके। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था फ्रांस में। सो ये था द लेसन ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि ब्रिटिश की नज़र अब बंगाल पर थी, और क्योंकि बंगाल उस वक्त बहुत ही हाई डेवलपमेंट्स कर रहा था इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमर्स और इंडस्ट्री, और बंगाल रिच बनता जा रहा था। और उसी वक्त मुग़ल एम्परर फ़र्रुखसियार ने ब्रिटिश वालों को दस्तक दिया, इसके अनुसार वो ट्रेड कर सकते थे, यानी कि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन विदाउट पेइंग टैक्स कर सकते थे। और इसका मिसयूज़ किया ब्रिटिश ने, जिसके कारण नवाब ऑफ बंगाल और इस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में फ़ाइट हुए। इस फाइट को बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बुक्सर के रूप में देखा जाता है। सो दस्तक एक लाइसेंस होता है जिसके अनुसार विदाउट पेइंग टैक्स वो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे। सो बैटल ऑफ प्लासी ये 1757 में हुआ था। देखिए अलीवर्दी खान नवाब ऑफ बंगाल थे, यानी बंगाल को रूल कर रहे थे। उनकी मृत्यु हो गई 1756 में। उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल बने, और ये फ़ाइट सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में हुई थी 1757 में। क्या रीजंस थे इस फाइट के? मिसयूज़ ऑफ दस्तख्त, बेंडिंग ऑफ फोर्ट विदाउट परमिशन और ब्लैक रूम ट्रेजेडी। ब्रिटिश ने दस्तख्त का मिसयूज़ किया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला को गुस्सा आया था, ये पहला रीज़न। बेंडिंग ऑफ फोर्ट विदाउट, उन्होंने रिपेयर किया फोर्ट ऑफ कलकत्ता यानी विलियम फोर्ट को, और उसमें कैनान्स भी बिठाए थे। कैनान्स कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके। ये ओके, इधर से हम जला सकते हैं, ओके, ये कैंडल। सो अगर हम जलाएंगे तो यहाँ पर एक बॉल जैसा एक बॉम्ब होगा, गोला, तो ये बाहर आएगा, ओके। ये अटैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो इस इक्विपमेंट को कैनान कहते हैं। ये उन्होंने फिट कराया था इन द फोर्ट ऑफ विलियम। उसे हटाने के लिए सिराजुद्दौला ने जब कहा तो ब्रिटिश वालों ने मना कर दिया, इससे उन्हें और गुस्सा आया। ब्लैक रूम ट्रेजेडी में हमने देखा कि सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश के मैन को 146 ब्रिटिश मैन को एक स्मॉल रूम में बंदी बना लिया, और उसमें से 123 तो मर गए। इसे हम ब्लैक रूम ट्रेजेडी या ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। इसके कारण रॉबर्ट क्लाइव को गुस्सा आया, और वो एक ह्यूज आर्मी के साथ बंगाल में आ गया। पहले रॉबर्ट क्लाइव ने मानिक चंद, ओमीचंद और जगत सेठ जैसे बड़े बड़े व्यापारी और धनवान व्यक्ति को अपने टीम में कर लिया, ताकि इनके पैसों से सिराजुद्दौला को सपोर्ट ना मिले। इसके बाद उसने मीर जाफ़र, जो मिलिट्री हेड थे सिराजुद्दौला के, उनको नवाब बनाने का लालच दिखाया और कहा कि युद्ध में चुपचाप खड़े रहे, ना ही उनका सपोर्ट दें। तो इस लालच में आकर उन्होंने मीर जाफ़र ने युद्ध में कुछ नहीं किया, शांत बैठे रहे, और वो ये वार हार गए। 1757 में जब रॉबर्ट क्लाइव ने वार किया तो उसने कुछ नहीं किया, वो बस खड़ा रहा वार में, मीर जाफ़र। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के प्लान अनुसार सब कुछ हो गया। सिराजुद्दौला भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं और लास्ट में मारे जाते हैं। इससे
इंडियंस में होने वाले इमोरालिटी, लैक ऑफ यूनिटी और लालचीपन यानी ग्रीड ऑफ इंडियन बिजनेसमैन सामने आता है। इतना ही नहीं, मीर जाफ़र नवाब ऑफ बंगाल बन जाते हैं जैसा कि ब्रिटिश ने कहा था। और इतना ही नहीं, कंपनी को जो राइट्स नहीं मिलने चाहिए थे वो भी मिल गए, यानी कि एक्सक्लूसिव राइट्स मिल गए ट्रेड करने के लिए बंगाल में। मीर जाफ़र को उल्टा 17 करोड़ 70 लाख रुपीस देना पड़ा ब्रिटिश को, क्योंकि पोर्ट ऑफ विलियम को कुछ डैमेज हुआ था। सो उसकी भरपाई के लिए उन्होंने 17 करोड़ 70 लाख रुपीस लिए मीर जाफ़र से। मीर जाफ़र अब शिकार बन गए थे ब्रिटिश के। ब्रिटिश उनसे लगातार पैसे मांग रही थी और एक समय आया जब राजकोष खाली हो गया तो मीर जाफ़र ने पैसे देने से मना कर दिया। तो ब्रिटिश उन्होंने मीर जाफ़र को निकाल कर मीर कासिम को राजा बनाया। मीर कासिम स्टार्टिंग में तो उन्हें अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, 2 लाख पाउंड्स और कुछ जगह दे दिए ब्रिटिश को, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया और ड्यूटी फ्री बिजनेस घोषित कर दिया। इससे ब्रिटिश को कंपटीशन मिल गया और इस कंपटीशन को वो फेस नहीं कर सक रहे थे। इसके कारण उन्हें लॉस हो रहा था, इसलिए उन्होंने मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफ़र को अपने नवाब पोस्ट पर रख दिया। मीर कासिम को अब ब्रिटिश के चालाकपन के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने वार करने से पहले इंडियन मर्चेंट्स और आर्टिसंस को अपनी टीम में लिया। इतना ही नहीं, मुग़ल रूलर शाह आलम सेकंड और नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला को भी अपने टीम में कर लिया। इसके बाद इन सभी ने मिलकर 1764 में ब्रिटिश के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया। इसमें हेक्टर मुनरो ब्रिटिश आर्मी के हेड थे और ब्रिटिश ने मीर कासिम की आर्मी को हराकर मीर कासिम को हरा दिया। मीर कासिम उसके बाद युद्ध मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। शाह आलम सेकंड सरेंडर कर देते हैं और ये तरीका भी फेल हो जाता है ब्रिटिश को रोकने के लिए। ओके, सो इसके आउटकम्स ये थे कि ब्रिटिश को दीवानी राइट्स मिल गए शाह आलम सेकंड की मदद से। दीवानी राइट्स यानी कि लैंड टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार बंगाल में, ये ब्रिटिश को मिल गया शाह आलम सेकंड की मदद से। शाह आलम सेकंड ने 26 लाख पर ईयर के किराए से बंगाल को ब्रिटिश के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपीस दिए ब्रिटिश को फ़ाइन के रूप में, क्योंकि उन्होंने कंपनी के खिलाफ वार किया था। और मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद उन्होंने उनके बेटे को राजा बनाकर उन्हें पेंशन भी दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने बैटल ऑफ बुक्सर के बाद बिहार, बंगाल, ओडिशा प्रोविंस में अपना रूल जमा लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया। इसके अनुसार 2 लोग बंगाल को रूल कर रहे थे, वो थे ब्रिटिश और एक राजा, जो अब के लिए तो मीर जाफ़र के बेटे थे। ओके, सो राजा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने में थे, लेकिन ब्रिटिश लैंड टैक्सेस और बाकी सब टैक्सेस कलेक्ट करने में थे। ओके, सो इस प्रकार डुअल गवर्नमेंट हुआ, यानी 2 गवर्नमेंट। ओके, सो इस प्रकार ब्रिटिश ने कुछ और प्लेसेस इंडिया पर अपना कंट्रोल पा लिया। ओके, सो ये था द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। आई होप ये लेसन आपको क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और फाइनली थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं एक और वीडियो में शायद इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। सो आई होप कि ये लेसन आपको क्लियर हो गया है। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। सो आई विश कि आप ये लेसन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।